नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लवर्स में। साथियों, अगर आप सुपर टेट, सी टेट अथवा यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ हमारे अति महत्वपूर्ण सवालों के विषय में। हमारा जो टॉपिक प्रारंभिक शिक्षा के नवीनतम प्रयास है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख ली तो आपको इस वीडियो से अलग कुछ भी सवाल परीक्षा में मिलने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। आपको जितने भी सवाल मिलेंगे सब इसी वीडियो के अंतर्गत जो सवाल दिए गए हैं उनमें से ही एग्जाम में मिलेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आपके लिए सबसे पहला सवाल है, कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने और कब की थी? साथियों, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कोलकाता में मदरसे की स्थापना की थी। साथियों, यह वह समय है जब अंग्रेज जो है वह भारत में अपनी सत्ता जो है वह पूरी तरह स्थापित कर चुके थे। उनके द्वारा सबसे पहला जो काम शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था वह यही था कि उन्होंने कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। इसके बाद आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वह है, संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधित क्या प्रावधान है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि संविधान के तीसरे भाग के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। एक तरीके से साथियों, अनुच्छेद 21 में शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। यह कहा जा सकता है कि हर बच्चे का मूल अधिकार, अगर वह 6 से 14 साल की उम्र तक का है तो उसका मूल अधिकार शिक्षा प्राप्त करना है, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, बाल अधिकारों की घोषणा किसने और कब की थी? साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों को मूलभूत मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना था। इस घोषणा को भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को स्वीकृत किया गया। साथियों, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने बालकों के अधिकार के लेके एक कॉन्फ्रेंस की थी, एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में यह घोषणा की गई थी। उसी घोषणा को भारत द्वारा 1992 में अपनाया गया था। आपको यह जो डेट है यह आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, आप यह मानकर चलिए। इसके बाद आप अगले सवाल देखते हैं, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? साथियों, 1791 में बनारस के ब्रिटिश नागरिक जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। यह सवाल भी आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रह जाता है। कब की गई थी? 1791 में। क्या किया गया था? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने और क्यों की? वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह भी आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। यह एक तरीके से भारत में खुलने वाले कुछ प्रथम कॉलेजों में से एक था। इसके बाद हम देखते हैं, कोठारी आयोग ने किस कार्यक्रम का प्रारंभ किया? कोठारी आयोग द्वारा पंचमुखी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसकी जो मुख्य बातें थी वह भी आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। एक तरीके से शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक तथा एकता को सुदृढ़ करना और शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना। साथियों, यह सभी बातें कोठारी आयोग ने अपने पंचमुखी कार्यक्रम में की थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, कोठारी आयोग ने व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए क्या सुझाव दिया? कोठारी आयोग ने व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए विभिन्न तरीकों की खोज की और कहा, केवल लिखित परीक्षा से व्यक्तिगत गुणों का मापन नहीं किया जा सकता है। आज आप देखते हैं कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है। यह एक तरीके से कोठारी आयोग का ही कहना था कि केवल लिखित परीक्षा के आधार पर व्यक्तिगत जो हमारे गुण हैं उनका मापन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, स्कूल चलो अभियान कब और क्यों प्रारंभ किया गया? जुलाई 1996, यह तिथि आपको याद रखनी है। 1996 में जो हमारा स्कूल चलो अभियान है वह प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में क्या था कि जुलूस निकाले गए थे, पोस्टर लगाए गए और रैलियां निकाली गई थी। एक तरीके से जो अनुसूचित जाति हैं
अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए एक छात्रवृत्ति व्यवस्था भी इस अभियान में शुरू की गई थी। यह अभियान भी अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान की धारा 29(2) में क्या प्रावधान है। साथियों, 29(2) में भी जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो एक तरीके से 29(2) में यह है कि कोई भी अगर सरकारी स्कूल है या सरकार से द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल है, उस स्कूल में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी भी एक आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। इसका मतलब यह है साथियों कि किसी को भी उसकी जाति, धर्म की वजह से किसी भी स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं प्रवेश लेना चाहता है तो उसको वहाँ पर प्रवेश मिलेगा, अगर वह स्कूल सरकारी हो या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब से प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में केंद्रीय शासन की नई शिक्षा योजना है जो कि जुलाई 2004 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए 750 आवासीय विद्यालय भोजन व्यवस्था सहित 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्मित किया गया था। साथियों, कस्तूरबा जो है वह लगभग हर जिले में है और एक तरीके से जो बालिकाएं हैं उनकी जो शिक्षा है उसको और अधिक उन्नत करने का कार्य यह करते हैं। आप कल को टीचर बनेंगे तो आप देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होते हैं वह कितना महत्व हमारे समाज के लिए रखते हैं। अतः ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, आपको जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वह सब अति महत्वपूर्ण है, आप उनमें से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं। वीडियो की PDF भी मैं आपको दे दूंगा, साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए भी अपने चलिए। इसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। बाल श्रम परियोजना का मुख्य लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास था। साथियों, जो बच्चे होते हैं जब वह कार्य करने लगते हैं तो एक तरीके से वह अपनी जगह से निष्कासित हो जाते हैं। एक तरीके से उन्हें मुख्य धारा में लाना और उन्हें पुनः जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है उससे जोड़ना हमारे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद हम देखते हैं ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP के उद्देश्य क्या हैं। ड्रॉप आउट की दर को 10% कम करना तथा धारण करने की क्षमता को 90% बढ़ाना जो DPEP है उसका उद्देश्य है। इसका अर्थ क्या हुआ साथियों कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे जो हैं वह विद्यालय छोड़ देते हैं, तो जो बच्चे विद्यालय बीच में ही छोड़ रहे हैं उनकी जो संख्या है उसको 10% तक कम करना तथा जो बच्चे मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उनको 90% तक मुख्य धारा में जोड़ना, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद हम देखते हैं भारतवर्ष के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, यह विचार किसका है। साथियों, यह विचार कोठारी आयोग का है। भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है। संविधान के 42वें संशोधन में। साथियों, आपको पता होगा कि सन 1976 में संविधान में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया था। उसी संशोधन में भारत की संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यह हमारा 42वां संशोधन था, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुणे संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से और कब हुई। सन 1821 में पुणे के एफिल्स्टन नामक एक अंग्रेज था, उसने जो पुणे का सरकारी एक तरीके से कोष था उसकी सहायता से पुणे में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। क्या नाम था, एफिल्स्टन। और इसने क्या किया था, पेशवा के दक्षिणी कोष से फंड लेकर पुणे संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। पुणे कहाँ पर है साथियों, पुणे ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब हुई। राधा कृष्ण आयोग हमारा शिक्षा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोग है। इसकी नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को हुई थी। एक तरीके से हमारे स्वतंत्रता के जस्ट बाद इसकी नियुक्ति की गई। आपको यह भी याद रखना है कब हुई थी नियुक्ति, 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा इनकी नियुक्ति कब हुई। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, इसी कारण इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। निहायत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई थी, 23 सितंबर 1952 को। और ये किससे संबंधित था, यह संबंधित था हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग से।
इसके बाद हम देखते हैं MOTP कार्यक्रम संचालित करने का क्या कारण है। प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था एवं यह 1993 से 1994 में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। साथियों, इसी के क्रम में वर्तमान में एक जो शारदा कार्यक्रम है 2019 से वह चलाया जा रहा है, जो कि वर्तमान में जितने भी हमारे सहायक अध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में कार्यरत है उनके प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। एक तरीके से यह जो प्रशिक्षण है यह लगभग पिछले 2 साल की अवधि से चल रहा है। इसके बारे में भी आपको पता होना आवश्यक है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा शारदा कार्यक्रम है उससे आपको एक सवाल पूछा जा सकता है। तो कौन सा कार्यक्रम है वर्तमान में? शारदा कार्यक्रम। और ये कौन सा कार्यक्रम था? यह था आपका MOTP कार्यक्रम। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना की गई थी हमारी 20 सितंबर 1985 को। 1985 याद रखिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? लॉर्ड मैकाले ने अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेटिक के पास भेजा था। इसी परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था कि ये जो मैकाले था इसने ही जो हमारा जो छलनी का सिद्धांत है, निस्पंदन का सिद्धांत है, वह दिया था और इसी के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था एवं उसका जो है प्रयोग प्रारंभ किया गया था। निस्पंदन सिद्धांत के विषय में भी आगे हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? साथियों, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। मैंने आपको बोला था कि जो वुड का घोषणा पत्र था वह भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि यह कब आया था। यह आया था आपका 19 जुलाई 1854 को। याद रखना है साथियों, भूलना नहीं है। मैकाले द्वारा अपना विवरण पत्र में कौन सा वाक्य लिखा था? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत एवं अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। एक तरीके से यह जो वाक्य है यह उस समय अंग्रेजों की मेंटलिटी दिखाता था, इसीलिए यह वाक्य महत्वपूर्ण हो जाता है। मैकाले का मतलब यह था कि सिर्फ एक लाइब्रेरी में अंग्रेजों के पास इतना डेटा है या इतना साहित्य है जितना भारतीयों और जो हमारे अरब हैं उनके पास कुल मिलाकर पूरे प्राचीन सभ्यता में भी नहीं है। एक तरीके से वो अंग्रेजी साहित्य को बहुत अधिक श्रेष्ठ मानता था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 से 1988 में प्रारंभ की गई। निहायत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं जो है वह वुड के घोषणा पत्र में जो है घोषित की गई थी। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं का क्या मतलब है साथियों? कि जो हमारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है उस स्तर पर जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें शिक्षा दी जाए और उसके बाद जो हमारी उच्च कक्षाएं होती हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम जो है वह इस घोषणा पत्र में कहा गया था। इसके बाद हम देखते हैं वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? साथियों, हमने इससे पिछले वीडियो में भी जाना था जब हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के विषय में पढ़ा था हमने पिछले वीडियोस में। आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि 48 वर्ष तक जो शिक्षा प्राप्त करता था उसको आदित्य कहा जाता था। निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर भी इसको पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जो कथन है यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी से किया गया है। जो कथन है यह किसका है? यहाँ पर जो घोषणा पत्र है यहाँ पर बात हो रही है हमारे वुड के घोषणा पत्र की, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो साथियों, यह जो कथन था यह कथन था हमारा श्री बसु का। आपको यह बात याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा को समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया था? साथियों, शिक्षा को भी समवर्ती सूची में सन 1976 में शामिल किया गया था, जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसी समय यह काम किया गया था। साथियों, एक तरीके से भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। एक है हमारी केंद्र सूची जिसमें केंद्र के विषय हैं, एक है हमारी राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बना सकते हैं और एक है हमारी समवर्ती सूची जिसमें
जो विषय हैं उस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। आपकी जो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जितने भी कानून हैं वह केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। हाँ, लेकिन अगर दोनों कानून बनाए और कानून का टकराव हो तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारी भारतीय शिक्षा आयोग 1982 को किस नाम से जाना जाता है। साथियों, भारतीय शिक्षा आयोग 1982 को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। हमने पिछले वीडियो में डिटेल में हंटर कमीशन के बारे में पढ़ा था, आपको यह याद रखना है। सैंडलर शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की। साथियों, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर M.E. सैंडलर थे, उन्होंने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। इसके बाद हम देखते हैं हार्टोंग समिति कब प्रारंभ की गई। हार्टोंग समिति 1929 में प्रारंभ की गई। ये जो इस तरह के सवाल होते हैं ना साथियों, ये प्रश्न पत्रों को मुश्किल बनाने के लिए डाले जाते हैं, अतः आपको इन सवालों की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा के जो सार्जेंट योजना थी वह कब शुरू की गई। साथियों, 1944 में केंद्रीय जो हमारी जो शिक्षा मंडल था उसकी मंत्रणा के बाद एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई थी जिसको सार्जेंट योजना के नाम दिया गया था। एक तरीके से जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले जस्ट पहले जो योजना बन रही थी वह सार्जेंट योजना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी मिड डे मील योजना है उसको सर्वप्रथम कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी मिड डे मील योजना है वह हमारी 38 जिलों और 248 विकास खंडों में संचालित की गई थी। साथियों, एक जिला कई विकास खंडों में विभाजित होता है जिसको ब्लॉक भी कहते हैं, और ब्लॉक का जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है साथियों, जो हमारा खंड शिक्षा अधिकारी होता है वह है, और ब्लॉक का जो ऑफिस होता है उसको ब्लॉक संसाधन केंद्र भी कहते हैं। जब आप जाएंगे और जब आपकी नियुक्ति होगी तब आपको ब्लॉक संसाधन केंद्र पर ही रिपोर्ट करना होगा BSA से नियुक्ति पत्र लेने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, वो है NPEGL कार्यक्रम क्या है। साथियों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिक विकास के अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे विद्यालयों में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। एक तरीके से इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है कि बालिकाओं को कुछ और अधिक विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कि जो बालिकाएं हैं वह विद्यालय में और अधिक समय तक ठहर सकें। आप देखते हैं कि जो बालिकाएं हैं उनका जो ड्रॉप आउट है वह बालकों की संख्या में अधिक है, इसलिए सरकार समय समय पर यह कोशिश करती है कि बालिकाएं जो हैं वो शिक्षा की तरफ अधिक अग्रसर हो पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारी साक्षरता अभियान की स्थापना कब हुई तथा सर्वप्रथम कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर हुआ। साथियों, 16 जनवरी 1989 को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई और सबसे पहले जो हमारा केरल राज्य है वह संपूर्ण साक्षरता अभियान को घोषित करके सबसे पहले अपने यहाँ संपूर्ण साक्षर होने का जो मेडल है उसको उसने प्राप्त किया। आपको क्या तिथि याद रखनी है, आपको याद रखनी है 16 जनवरी 1989 क्या हुआ था, संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी ECCE शब्द अंग्रेजी का पूरा नाम लिखिए। साथियों, ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकती है इसकी फुल फॉर्म, और आपको यह अच्छे से याद रखनी है। ECCE का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं। साथियों, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के लक्ष्य में जो हमारे बाल जो श्रमिक थे उनके पुनर्वास हेतु यह योजना चलाई गई थी। मैंने आपको बताया था कि जब बालक कार्य करता है तो वह एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था से दूर हो जाता है, तो उसी को वापस शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस तरह की जो परियोजनाएं वह चलाई जाती हैं। चूँकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं उनके विषय में जानकारी रखते हों, इसलिए यह आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है। साथियों, यह भी हमारा जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक हैं उनके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इस कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वह 1993 से 1994 के मध्य किया गया था। साथियों, इसके बाद आते हैं हमारे शिक्षा में छनाई एवं
नित्यानंदन के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैकाले द्वारा करीब 2 फरवरी थी शायद, 2 फरवरी 1835 को यह सिद्धांत लाया गया था। साथियों, इस सिद्धांत का जो मेन मोटिव था, मेन मकसद था, वह यह था कि संपूर्ण भारतीयों को शिक्षा ना दी जाए, केवल जो भारतीयों में उच्च लोग हैं, मतलब एक तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए और उनसे यह उम्मीद की जाए कि वह अपने से जो छोटे भारतीय हैं, जो कम शिक्षित हैं, उनको शिक्षित करेंगे। एक तरीके से अंग्रेजी सरकार जो उस समय भारत पर राज्य करती थी, उसने एक तरीके से शिक्षा से अपना पीछा छुटाने के लिए इस तरह का सिद्धांत वह लेके आई थी कि हम केवल कुछ ही लोगों को पढ़ाएंगे और जो बाकी लोग हैं वह है उन लोगों पर पूरी तरीके से आश्रित होंगे। आप जानते हैं कि इस जो सिद्धांत था, इसे लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि जो भारतीय हैं वह अंग्रेजी सीखें ताकि वह कंपनी में कार्य करें और कंपनी के प्रति वफादार रहें। इसीलिए उनके द्वारा अंग्रेजी माध्यम को लेकर यह सिद्धांत लाया गया था। तो साथियों, देख रहे हैं आप कि किस तरीके से अंग्रेजों द्वारा हमारे पर शासन किया गया था और किस तरीके से उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई थी। तो मैंने आपको बताया कि छनाई था जो नित्यानंदन सिद्धांत है उसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा भी देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी जाने वाली शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, इस वीडियो को 3 से 4 बार अवश्य देखिए। साथियों, इस वीडियो में जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। आपको सभी सवाल याद होने चाहिए। वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथियों, उसके अलावा हमारी गणित से संबंधित प्लेलिस्ट भी चलाई जा रही है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।